हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। यानी कि मानव में जो निषेचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है और निषेचन के बाद फिर भ्रूण का जो डेवलपमेंट है वो अगले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन आज का टॉपिक है सिर्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। तो आज देखते हैं इस प्रोसेस को। देखिएगा, जो मेल गैमीट है, आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन में देखा होगा। मेल गैमीट किसे कहते हैं? ह्यूमन में मेल गैमीट का मतलब है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक। तो मादा युग्मक का मतलब है फीमेल गैमीट का ओवम या एग, अंडाणु। ये दोनों फ्यूज होकर इन दोनों में क्या प्रोसेस होती है? फ्यूजन, संलयन हो जाता है, जुड़ जाते हैं। तो जुड़कर जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को जहां नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों यानी मेल और फीमेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवम जुड़कर फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ये आप लोगों को जानकारी है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन इसको कह दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जहां नर और मादा युग्मक जुड़कर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं या नर और मादा युग्मक जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, अब जाइगोट से फिर भ्रूण का विकास होता है। फिर वो उसको हम जाइगोट से क्या बन जाएगा? ह्यूमन एम्ब्रायो बन जाता है, यानी कि भ्रूण बन जाता है, जिसको हम शिशु कहते हैं। गर्भ में पल रहे शिशु को या बच्चे को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब देखिए, अब आता है कि ये निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है। आप लोगों ने डायग्राम, हमने पहले मादा जनन अंग का डायग्राम बनवाया था, फिर से बना रहे हैं। देखिए, ये यूटेरस है। यूटेरस के ठीक नीचे वाला जो भाग होता है ये सेरेविक्स होता है, और सेरेविक्स के नीचे सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे ये वेजिना होती है, योनि। यहाँ ये फेलिपिन ट्यूब है। आपको दोबारा से इसका जो डायग्राम बनवा रहे हैं, फेलिपिन ट्यूब, या इसको ओविडक्ट भी कह देते हैं। ये ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी। यहाँ पर अंडवाहिनी से क्या जुड़े रहते हैं? ये एग, ओवरी, अंडा से जुड़े रहते हैं, ये गर्भाशय से कनेक्ट रहते हैं। तो ये ओविडक्ट है। तो यहाँ अंडाशय के अंदर ये जो ओवरी है, जिसको हम अंडाशय कहेंगे, इस अंडाशय में 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन आप लोगों को जानकारी होगी, अंडोत्सर्ग, इसको हिंदी में हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। यानी कि यहाँ से ओवम रिलीज होता है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? ओवम रिलीज होने को हम अंडोत्सर्ग कह देते हैं। और ये कौन से दिन रिलीज होता है? 14वें दिन। अंडाशय से जो मासिक चक्र होगा, मासिक चक्र के 14वें दिन अंडे का निर्माण होता है। आप लोगों ने जब मासिक चक्र पढ़ा है तो उसमें हमने इस बात को समझाया था। अब देखिए, यहाँ से जब 14वें दिन ओवम रिलीज होगा तो ये ओवम कहाँ आ जाएगा? ये ओवम पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये ओवम आ गया, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। उसके बाद यहाँ जो स्पर्म है, योनि द्वारा, मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म जो है कहाँ आ जाते हैं? यूटेरस की बाल में, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ जब स्पर्म आ जाएंगे, और ये स्पर्म भी कहाँ पहुँचते हैं? ये स्पर्म भी ओवम के पास फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। तो ये
यूटेरस वाल से स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया ह्यूमन में कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट के अंदर ही प्रक्रिया होती है। ये कैसे पहुंचते हैं? देखिए यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है वो एक्रोसोम कहलाता है। चलिए बात को, इसको एक्रोसोम कहते हैं, स्पर्म के हेड को एक्रोसोम। और ये जो स्पर्म है, ये जब यूटेरस, ये यूटेरस है, गर्भाशय, तो गर्भाशय की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन द्वारा संकुचन होता है। गर्भाशय की दीवार में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा या किरमाणुकुंचन गति होगी। किरमाणुकुंचन मूवमेंट द्वारा क्या होता है? ये आगे की ओर खिसकता हुआ ओविडक्ट में पहुंच जाता है। तो जब स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए, ओवुलेशन के बाद, जब ओवुलेशन हो गया तो ओवुलेशन के बाद ये जो ओवम है ये 14 दिन तक, ओवम जो है 72 घंटों तक, ये कम से कम 72 घंटों तक जीवित रहता है। ओवम का जो लाइफ है ओवम की, अंडाणु की, वो 72 घंटे है। ये 72 घंटे तक ही जीवित रहेगा। और जो स्पर्म है, स्पर्म की भी लाइफ 24 से 72 घंटे ही होती है। ये भी 24 से 72 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं स्पर्म जो है, यानी कि जो मेल गैमीट है, और ओवम फीमेल गैमीट है। तो ओवम की लाइफ कितनी है? 72 घंटे, और स्पर्म की लाइफ है 24 से 72 घंटे। लेकिन इसके बाद भी एक बात और आती है, यहाँ 24 घंटे के अंदर, यहाँ अगर 24 घंटे के अंदर निषेचन हो जाना चाहिए। देखिए जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 24 घंटे तक फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। फर्टिलाइजेशन हो जाता, यानी निषेचन 24 घंटे के अंदर ही होता। अगर फर्टिलाइजेशन 24 घंटे के अंतर्गत नहीं होगा तो ओवम जो है क्या हो जाएगा? ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओवम नष्ट हो जाता है। ऐसे ही स्पर्म है, स्पर्म जो है ये भी 12 से 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। 12 to 24 आवर्स में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो ये स्पर्म भी डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए जो ओवम की संरचना है, हम आपको बताते हैं कि फर्टिलाइजेशन, ये जो अभी बताया हमने, ओवम है, ओवम के साथ जब स्पर्म जुड़ेगा तो इसमें ये किस तरह से पेनिट्रेट करेगा, इसको भेदेगा। तो देखिए ओवम की जो संरचना, यहाँ जुड़कर फिर जाइगोट कैसे बनता है, तो देखिए हम ओवम की एक संरचना बना रहे हैं आपको। ओवम में 2 झिल्लियाँ होती हैं। एक ये होती है बाहर वाली झिल्ली, जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। और जो दूसरी झिल्ली है अंदर की तरफ, इसको हम जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं, जोना पेल्यूसिडा। देखिए इन दोनों झिल्ली को क्या कहते हैं? एग मेम्ब्रेन या ओवम की झिल्ली। तो ये एग मेम्ब्रेन होती है इन, और बाकी इसके अंदर, इस ओवम के अंदर क्या होता है? अपना न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। हैप्लॉइड एग होगा तो हैप्लॉइड ही न्यूक्लियाई होगा। उसके बाद क्या होता है? जब ये स्पर्म इससे जाके अटैच होगा ओवम से, तो जब अटैच होता है तो एक्रोसोम, इसके अंदर ये केंद्रक है अपना स्पर्म का, ये स्पर्म है, इससे जुड़ेगा।
तो देखिए इसमें दो प्रोसेस होती हैं। ये तो स्पर्म से एक पदार्थ निकलता है जिसको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ किससे निकलता? स्पर्म से, और ओवम से फर्टिलाइजिन पदार्थ निकलता है, फर्टिलाइजिन। तो देखिए एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन की ओर आकर्षित होता है। तो इनमें आकर्षण किस वजह से होता है? ये दोनों ही, स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिन निकालता है एक पदार्थ, और ओवम से एक पदार्थ रिलीज होता है जिसको कहते हैं हम फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन की तरफ आकर्षित होगा, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ जुड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? एक्रोसोम से दो प्रकार के पदार्थ, इस एक्रोसोम, ये जो एक्रोसोम है, शुक्राणु का जो हेड होता है, ये शुक्राणु के हेड को हम एक्रोसोम कह देते हैं। तो इसके एक्रोसोम से दो प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं जिनके नाम हैं हायालुरोनाइडेज एंजाइम रिलीज होगा, और दूसरा एंजाइम होगा प्रोटीएज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम एक्रोसोम से रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं? एग के जो झिल्लियां हैं, एक तो कोरोना रेडिएटा और दूसरी झिल्ली है जोना पेल्यूसिडा, इन दोनों झिल्लियों को लाइसिस करते हैं। ये किसको? कोरोना रेडिएटा को एवं जोना पेल्यूसिडा को, इन दोनों झिल्लियों को क्या करते हैं? लाइसिस कर देंगे। लाइसिस का मतलब ही है गला देते हैं, गलाना। जब ये गल जाएंगी झिल्लियां, तब इनके केंद्रक आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि किसका केंद्रक जुड़ेगा? स्पर्म का और ओवम का। स्पर्म और ओवम दोनों के केंद्र आपस में जुड़ जाएंगे, और इसी को हम फिर फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ये फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया इस प्रकार पूर्ण होती है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जब एग का और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब ही है केंद्रकों का जुड़ना, और इस प्रक्रिया को एम्फीमिक्सिस भी कहा जाता है। एम्फीमिक्सिस यानी कि असंग जनन, और ये क्या है? केंद्रक संलयन। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।